आर्टिकल 16 ये है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। तो यहां पर एक तरीके से पॉजिटिव बात करता है और वहां पर हो रही है आपके लिए 15 में है नेगेटिवली आपको राइट दिया गया है कि यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। फाइन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 में आएगा। तो 14 में कहा गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वलिटी, 15 में कहा गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन एंड 16 में आके कहा गया कि सरकारी नौकरी में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये बेसिक बातें हैं, क्वेश्चन यहां से आएंगे, आपसे पूछेंगे। एंड नाउ कम टू द लैंग्वेज। दिस इज व्हाट देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। एंड अगेन दिस इज पी फॉर प्लिम्स। आर्टिकल 15 में भी सिटीजन्स था, आर्टिकल 16 में भी सिटीजन्स है, 14 वॉज फॉर पर्सन्स। डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। यहां से इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी पद पर अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी को अवसरों की समानता होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, यह बात कहां कही गई है? 16(1) में कही गई है। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्लॉज वाइज याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज 16(1), व्हाट इज 16(2), व्हाट इज 16(3) लाइक दिस करके तो कर लेंगे आप लोग। दिस इज 16(1), बहुत सिंपल सी बात है, कुछ समझाने वाली बात यहां पर है नहीं। क्वेश्चन यहां से आएगा। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं टिपिकल क्वेश्चन, जहां से आपको ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है। और वो क्या जरूरत है, समझिए इसको। 15 पे जाइए आप, फिर आपको इसको 15 से कंपेयर करना पड़ेगा। इन आर्टिकल 15 आई हैव टोल्ड यू दैट दीज वर द ग्राउंड्स। रिलीजन, RRC, SP आपने याद कर लिया। आर्टिकल 15 में certain grounds were given on the basis of which you cannot discriminate, right? Now you same kind of language you will see in case of 16, but grounds are different, there is slight variation, slight difference, and वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक, पढ़िए। No citizen shall be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति ना तो वो इनएलिजिबल होगा, यानी कि अयोग्य नहीं होगा, और ना ही उसके विरुद्ध कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, यानी कि पक्षपात किया जाएगा। किन ग्राउंड्स पर नहीं किया जाएगा? ये जो ग्राउंड्स हैं यही आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कौन सी ग्राउंड्स है? ये रही ग्राउंड्स आपके लिए। ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपकी 15 में थी। यू रिमेंबर इट? आई शो यू। दीज रिलीजन, रेस, RRC, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, ऑल दीज वर प्रेजेंट इन दी 15A। व्हाट इज चेंज हेयर? चेंज इज दिस, डिसेंट और रेजिडेंस। उद्भव, डिसेंट मीन्स उद्भव, कहां से आपका उद्भव हुआ, और जहां पर आप रहते हैं रेजिडेंस हुआ। इन ग्राउंड्स पर भी 15 प्लस 2 ग्राउंड्स मोर, इन ग्राउंड्स के आधार पर किसी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं करेंगे या उसके विरुद्ध आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी सरकारी पद के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बात कर रहा हूं आपसे कि आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन आप। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2, ऐसा कीजिए। ऑप्शन ए रिलीजन, रेस, कास्ट। बी रिलीजन, रेस, रेजिडेंस। सी रिलीजन, रेस, डिसेंट। डी रेजिडेंस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। अब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग्स आप समझ लीजिए। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर राइट नाउ, नो प्रॉब्लम इन दैट,
but you try to understand the nature of the question, what kind of question can be drafted from this point, and it becomes very difficult sometimes. अगर आपने specifically रट नहीं रखा है तो जनरल आइडिया है आपका 15 पढ़ा और निकल गए आप लोग तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो 15.2 में देखो, 15.2 में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ना रेजिडेंस की बात की गई है, ना डिसेंट की बात की गई है, ना इन पे, तो आंसर विल बी ओनली ए। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी ड्राफ्टेड ऑन आर्टिकल 16 एज वेल। तो आई बिलीव अब आपको 16.2 और ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्लीज लेट मी नो अगर कहीं पर किसी को कंफ्यूजन है तो। कम ऑन, 16.2 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है खास बात, इसमें समझिए। 16 वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, प्लीज पार्लियामेंट को हाईलाइट कीजिए, लिखिए पी फॉर प्लेम्स, ठीक है। पार्लियामेंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द गवर्नमेंट। ये इसको तो छोड़ दीजिए, इतना समझिए अभी। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। से residence was one of the ground on which this was instructed to the government, to the state, that you will not discriminate on the basis of residence। कहां के रहने वाले हो कि बिहार के रहने वाले हो तो बंगाल में क्या कर रहे हो, नहीं, you cannot fill the form, rejected। ठीक, कहां के रहने वाले हो, यूपी के हैं तो राजस्थान में क्यों आ रहे हो, रेजिडेंस क्लॉज, ओनली द रेजिडेंट ऑफ राजस्थान शुड अप्लाई फॉर दिस। तो ये हुआ कि यू आर मेकिंग द सिटीजन्स इन एलिजिबल ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। आप रेजिडेंस के आधार पर अयोग्यता योग्यता निर्धारित कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय दी। ये क्यों है, ऐसा ना हो बंगाल बंगालीज के लिए, तमिलनाडु तमिल्स के लिए, यूपी के वालों के लिए, ऐसा ना हो। बिकॉज अगर हम ऐसे टेंडेंसी को प्रमोट करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है फेडरल डेमोक्रेसी का, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको रोकने के लिए रेजिडेंस के ग्राउंड पर हम लोगों ने प्रोहिबिट किया। लेकिन समटाइम्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज एसेंशियल, अगर जब जरूरी हो क्या कि रेजिडेंस के बेसिस पर कुछ जॉब्स को, कुछ लोकल काइंड ऑफ जॉब्स को, कुछ इस तरह की नेचर है जॉब्स को, उनके लिए लोकली प्रोटेक्ट कीजिए, तो उसमें भी स्टेट्स अपनी मनमानी ना कर पाए, इसलिए ये राइट दिया गया है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ। अब पढ़ो, देखो आप इसको, नथिंग इन दिस पार्ट आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं होगी अगर वो किसी पद के लिए रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करती है। तो व्हेन द पार्लियामेंट विल मेक ए लॉ, पार्लियामेंट विल थिंक दैट रिक्वायरमेंट for the federal structure and as well as for the local structure। तो पार्लियामेंट ये ध्यान रखेगी कि हमारे जो पूरे जो कानून है, जो संविधान है, उसके पर्पज को भी ध्यान में रखा जाए और लोकल नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए। आपको जो ऑप्शंस आएंगे प्रीलिम से वो ये होंगे कि वेदर दिस पावर इज विद द पार्लियामेंट, और सेकेंड ऑप्शन होगा स्टेट लेजिस्लेचर, और थर्ड ऑप्शन होगा और बोथ। तो ध्यान रखना, दिस पावर इज विद ओनली द पार्लियामेंट। Nothing shall prevent the parliament from making any law which prescribes the residence as one of the requirement। Come on, समझ में आया नहीं आया बताइए, बढ़ो आगे। सो आप लोगों ने आर्टिकल नंबर याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन आएगा पार्लियामेंट को याद रखना है, और तीसरा आएगा दिस इज ओनली विद रिगार्ड टू रेजिडेंस। अब देखो, अगर मुझे बनाना हो क्वेश्चन पेपर तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। Article 16(3) permits Parliament to make law making following as ground of requirement। Option A, residence। Option B, place of birth। Option C, domicile। None। अब इस क्वेश्चन में आप देखो
कि ऑप्शंस कर दिए, आपको ये बता देगा दिस इज आर्टिकल 16(3), दिस इज पार्लियामेंट, ये भी बता दिया गया। लेकिन नाउ आपसे क्वेश्चन किस पर आया कि वेदर इट इज ओनली रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्या है, या इसी में और कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, बोथ, डोमिसाइल, ऑल ऑफ द अबव करके। तो डोंट फॉरगेट इट इज ओनली द सिंगल वर्ड एंड दैट इज व्हाट, अदरवाइज इट इज रेजिडेंस ओनली। डोंट फॉरगेट, आप बोर्ड पे देख लीजिए एक बार और फिर आगे बढ़िए। इट इज एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस ओनली। आई होप यू गॉट इट नाउ। 16(4) very very important, nothing in this article shall prevent the state। देखो ये लाइन तो आपको हर जगह मिलती ही है। nothing in this article shall prevent the state, कहां से, from making any provision, किसके लिए, for the reservation, रिजर्वेशन किसके लिए, of appointments or posts, ठीक है, किसके फेवर में। अब ये आपकी लाइन है जहां पर जो लिखा है इन फेवर ऑफ व्हाट, दिस इज इन फेवर ऑफ व्हाट, एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। प्लीज व्हाट इज दिस, एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, कौन सी, विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो भैया इसको ध्यान कर लीजिएगा, इसको एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को हाईलाइट कीजिए, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड को हाईलाइट कीजिए, और फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है। अब केवल इन्हीं को फोकस करना। यू से दिस, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दिस सर्विसेज। तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पर किसको कर रहे हैं आप, दिस इज विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन, दिस इज विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन। नंबर 1, रिजर्वेशन इन व्हाट, रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट्स। नंबर 2, किसमें रिजर्वेशन, सर्विसेज अंडर द स्टेट। 3 बातें हैं, किसको दे रहे हो, SC, ST, OBC, किसको, EWS, चकरा जाएंगे वहां पर। इसलिए यहां पे ध्यान देखो जरा, मुझे पढ़कर बताइए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या कहीं पर यहां पर SC ST मेंशन है, कम ऑन, कैन यू सी इट, दिस इज एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। नाउ यू शुड कंपेयर future judges this, you compare the classes, this is 15 clause 4, this is 16 clause 4, you please compare it। now see this, पहला कंपैरिजन for the advancement of any, वहां पर क्या वर्ड है 16(4) में, 16(4) में क्या है, who are not adequately represented। तो not adequately represented, रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है, हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। 16(4) हुआ। 15(4) में कहां गए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दिस क्लासेस। 15(4) में क्लासेस आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, these all 3 classes are mentioned where 15(4), but it is not so in case of 16(4). so this is the big difference 15(4), 16(4) के इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कर लेंगे अब आप लोग, नहीं बताइए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्लास पर। इनके लिए खास बात क्या है आपके लिए, 4A, पहली बात, इट वाज इंसर्टेड बाय द 77th अमेंडमेंट। 77th अमेंडमेंट, ये लिख लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। यहां से पूछेंगे आपसे कि 16(4) वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, दिस इज 77th अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन यहां से आएगा आपका। एंड नेक्स्ट आई कम टू यू, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, ये तो रेटिफाई लाइन है आपके लिए, फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन, इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन। और यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। अब ये जो वर्ड है विद द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाली जो लाइन है आपकी, ये इसमें आप लिख लीजिए 80, फिर मैं समझाता हूं आपको, 85th अमेंडमेंट। तो अब मैं समझाता हूं आपको। दिस इज क्लॉज 16(4)(a), पहला क्वेश्चन। इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन, दूसरा क्वेश्चन।
It was inserted or added by the 77th Amendment. Third question. It was further amended by the 85th Amendment. Fifth question, I believe. Fourth, fifth. ठीक, तो 4-5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए आपको ये। और कौन सा वर्ड ऐड किया मैं समझाता हूं उसको, देखिए आप इसको समझिए आप। तो क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, लिखा पीपल फिल्म्स। नाउ प्लीज सी, प्रमोशन में आपको देंगे हम रिजर्वेशन एंड विद कॉन्सिक्वेंसेस सीनियोरिटी देंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो प्रमोशन जब से मिल रही है, आपका प्रमोशन भले ही 2020 में हुआ हो, लेकिन वो प्रमोशन हम काउंट करेंगे बैक डेट से। उसके हिसाब से आपकी सीनियोरिटी करेंगे कि अगर आपको बैक डेट से रिजर्वेशन मिल गया होता तो तब आपका रिक्वायर्ड जो रैंक है वो कहां पर होता। इसे कहते हैं विद कॉन्सिक्वेंसेस सीनियोरिटी। अब आपके लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इन 2 शब्दों को पकड़ लीजिए बस, प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। तो ये जो वर्ड है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये आपको ऐड हुआ 85th अमेंडमेंट एंड आई राइट द ईयर एज वेल। आई राइट द ईयर एज वेल। ये क्या है, यू सी 85th अमेंडमेंट 2001 में आया। आपको प्रमोशन कहां मिल गया था, 77 अमेंडमेंट से 1995 से। तो ये जो 6 साल का गैप हुआ है ना, तो कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब समझिए कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपको सीनियोरिटी काउंट होगी, बस इससे ज्यादा आपसे मीनिंग नहीं पूछेंगे वो। तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहां से। तो 5 या 5 और 6 क्वेश्चन आपके यहां बनते हैं, आपके अमेंडमेंट से पूछेंगे। 77th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट, प्रमोशन, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, बस, नोट मोर देन दिस। कर लेंगे अब आप लोग। अब ये जो प्रमोशन है आपका, जो प्रमोशन मिल रहा है, ये किसको मिल रहा है ये देख लीजिए अच्छे तरीके से। इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। समझे? तो इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्लीज बिफोर फिल्म्स। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? इज इट अवेलेबल टू ओबीसी? इज इट अवेलेबल टू ओबीसी? नो। प्रमोशन में रिजर्वेशन देखो हर जगह ओबीसी को मिलता है, लेकिन प्रमोशन में नहीं मिल रहा है। यहां पर केवल 2 ही तबके हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 10 पोस्ट जो है अपर रैंक पर, सपोज कीजिए आप सिविल जज की पोस्ट पर आ गए हैं और सीनियर डिवीजन भी बन गए हैं आप। अब आपको एडीजे के लिए प्रमोट करना है आगे को। एडीजे की प्रमोशन में 10 पोस्ट वेकेंट हैं, तो एज पर जो उसमें फिर ये देखा जाएगा कि कितनी, भले ही नीचे के रैंक पे हो, कि कितनी पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व होनी चाहिए प्रमोटेड पोस्ट पर, और कितनी फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए होनी चाहिए। उस तरीके से प्रमोशन होगा वो। तो जो सीनियोरिटी यहां से आ रही थी वो थोड़ी सी अब यहां पर डिस्टर्ब होती है इस तरीके से। ये इसलिए है, इसको समझिए बात को, और बहुत धैर्य समझिए, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इसको डाइजेस्ट भी करेंगे और करना भी चाहिए। है क्या, देखिए एक तबका है समाज का जिसको उठाना बहुत जरूरी है। वो सिलेक्शन में ठीक है आते हैं, लेकिन फिर भी रैंक क्योंकि उनका नीचे रह जाता है। अब उस रैंक के बाद में प्रमोशन होने के बावजूद भी वो हायर रैंक्स में जो ऊपर की पोस्ट है वहां पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो अगर यूपीएससी में हुआ है, सिविल सर्विसेज में हुआ है, तो सेक्रेटरी रैंक पर हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पर हुआ, उस रैंक पर वो नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी जो सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक फर्दर रिजर्वेशन की बात की गई है कि हाँ इस तरीके से उनको वहां पर लाया जाए और एक जो डिस्पैरिटी है एक लेवल तक आकर के फिर वो खत्म हो। ठीक है, तो ये इसका एम है, तो इसको ध्यान रखना। पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलेगा, विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी मिलेगा 77th 85th। बस कर लेंगे। नाउ कम टू 4th बी। 4th बी को लिख लीजिए भाई साहब आप 81st अमेंडमेंट। 81st अमेंडमेंट ईयर 2000। ठीक, इसके लिए आपका एक
एक शब्द आता है बैकलॉग वैकेंसीज के लिए, बैकलॉग वैकेंसीज के लिए है ये। इसमें क्या है ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से क्या है 81st अमेंडमेंट। तो देखो इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 15 एंड 16 को दोनों इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इनके अमेंडमेंट्स को बुरी तरीके से घोट लेना। वहां पर यही लगता है 77, 81, 85 सब गोल। ये एग्जाम के एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको मैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो ये बात ध्यान रही कि सर ने तो ये भी कह के बताया था कि ऐसे से घूमोगे आप। अब मत कम से कम कंफ्यूज होना, अमेंडमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है वहां पर। तो कौन सी क्लॉज आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे आज आप रात को ही आप नोट्स बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये रहे, बहुत सिंपल सी बात है। एक छोटी सी टेबल बनाइए कोने में, है ना, यहां पर लिखिए अमेंडमेंट नंबर 1 जो 77 हो गया, नंबर 2 81 हो गया, 85 हो गया, और सो ऑन जो भी है वो, एंड क्लॉज और वर्ड्स एडिड। तो बस यहाँ पर 4A 4B और इसी में फिर 4A में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऐड कर दिया। अब जब इस तरीके से आप याद अपने नोट्स बन जाएंगे आपके, देखो नोट्स बनाना भी सिखाता हूं आप लोगों को, लेकिन बना लेना आप। जब इस तरीके नोट्स बनने का फायदा क्या होगा आपको, अब केवल फोकस अमेंडमेंट पर होगा। जब हम बेरेट पढ़ते हैं तो हम तमाम चीजें पढ़ते हैं एक साथ, लेकिन इस नोट्स में क्या होगा, वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द अमेंडमेंट्स एंड देयर रिजल्ट्स। उन्होंने क्या किया, उस अमेंडमेंट में हुआ क्या था। तो फिर ये वाले क्वेश्चंस आपके भूलेंगे नहीं। फिर मान लीजिए वहां पर भूल भी पड़ जाए, तो जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, जिन जिन से डील फिक्स किया है उन सबको बुलाएंगे, तो वो एक झटके में कुछ रिफ्लेक्स करेंगे कि हाँ एक पन्ना खुला। अब फिर ध्यान आ जाएगा, हाँ उस पन्ने में ऊपर नीचे मैंने ये लिखा था, फिर भी याद आ जाता है। लेकिन केवल बेरेट की मदद से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी बहुत कुछ आ जाती है। तो ये समझ में आया आप लोगों को कैसे नोट्स बनाने, कौन कौन बनाएगा नोट्स, चले पता जरा मुझे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं क्या है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज। एनी अनफिल्ड वैकेंसीज को प्लीज मार्क कर लीजिए, और एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज को मार्क कर लीजिए। P4 प्रीलिम्स लिखिए, मैं समझाता हूं है क्या। लैंग्वेज में तो गोल गोल घूम जाएंगे आप, इसको मैं समझाता हूं। ये प्लीज से दिस ईयर 2018 वैकेंसीज 200, अनफिल्ड 100, ठीक, फिल्ड 100। 200 वैकेंसी थी 2018 में, उसमें से 100 अनफिल्ड रह गई और 100 हुई फिल्ड हो गई। वो इसमें हमारे पास रिजर्वेशन था 50% रिजर्वेशन जनरल की कैटेगरी थी, और 50% रिजर्व सीट थी तीनों के लिए मिला करके, ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों के लिए रिजर्वेशन था। अब ये 100 वैकेंसीज हमारी यहां पर रह गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप देंगे नहीं। नाउ ईयर केम 2019, इस साल की वैकेंसी है 200। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगेन 100 ये 50% था ना, 50%, 100 सीट रिजर्व होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना, 50%। लेकिन क्या हुआ कि जो पिछली वाली थी, जो पिछले भर अनफिल्ड रह गई थी 100, इसकी वजह से टोटल वैकेंसी हो गई साल 300। इन्होंने क्या कहा, रिजर्वेशन दिया, जो जनरल कैटेगरी की हैं वो कैसी हो गई 100, और जो रिजर्व कैटेगरी है आरसी उसमें कर दी 200। 100 इस बार की और 100 पिछली बार की। समझ रहे हैं आप ये कैलकुलेशन। तो आउट ऑफ 300 अब सीट्स कितने रिजर्व दिख रही हैं आपको, 200। ये कितना हुआ, 66% हो गया। अपर लिमिट कितनी थी आपको, 50%, हो कितनी गई, 66%। तो यहां पर आप देखो ये रूल वॉयलेट, इट सीम्स टू बी वॉयलेटेड। ईयर 2018 में 2018 में 200 वैकेंसी है,
100 वैकेंसी हमारी फिल्ड हो गई, यानी कि उन पर आपने अपॉइंटमेंट कर दिए, और 100 पर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो 100 वैकेंसीज उस समय अनफिल्ड रह गई। रूल आपको ये फॉलो करना है एज ए स्टेट की 50% से ज्यादा आपको रिजर्वेशन नहीं देना है। तो आपने 100 सीट को 100 में जनरल कैटेगरी, 100 में रिजर्व कैटेगरी, तो आपके रह गई। अब ये 100 कैटेगरी कौन सी फील्ड, कौन सी रह गई? रिजर्व कैटेगरी की रह गई। रिजर्व कैटेगरी में कोई इंसान पास ही नहीं कर पाया, तो उनकी कैटेगरी की 100 सीट्स उस बार फिल नहीं हो पाई। अब अगला साल आया, 2019 आया, उसमें फिर फ्रेश वैकेंसी आ गई 200। अब केवल अगर 200 का एग्जाम होता है तो रूल वही होगा, 100 जनरल कैटेगरी और 100 रिजर्व कैटेगरी में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पिछली जो 100 रह गई थी, लेकिन 100 किसके कोटे की थी? वो थी रिजर्व कैटेगरी की, तो उनको मिला दिया जाए तो 200 प्लस 100 300 हो गए। अब जनरल कैटेगरी वाले ने कहा कि देखो ये है 300, तो 154 जनरल कैटेगरी एंड 154 रिजर्व कैटेगरी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी वॉयलेशन ऑफ 50% रूल। बात सही है कि टोटल वैकेंसी कितनी है? 300 है, उसमें 50% के फॉर्मूले के हिसाब से 150 होना चाहिए, ये बात भी सही है। अब जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, जो 100 हैं पुरानी वो तो हमारे कोटे की थी, किसी वजह से हम लोग उसे फिल नहीं कर पाए, तो आप आपसे बांट कैसे लेंगे आप उसको? ये होना चाहिए ऐसे, 200 प्लस 100 को सेपरेट कैटेगरी मानिए आप, ये तो हमारे है ही हैं, इसको डिवाइड कीजिए 100 100, तो हमारे ये 100 और ये 100 हमारी 200 होनी चाहिए। तो इस झगड़े को मिटाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। इन्होंने ये कहा कि अनफिल्ड वैकेंसीज को सेपरेट क्लास माना जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर जब कभी होगा तो उसमें फिर 50% का, एंड सच क्लास शैल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज दे आर बीइंग फिल्ड अप फॉर द 50% रिजर्वेशन। तो मैं आपको इन सारी लैंग्वेज से बचा करके काम की बात मैंने आपको बताई है कि एक इसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसीज, उनको बैकलॉग वैकेंसीज ट्रीट करा जाएगा। ये भी हो सकता है कि 100 सीट्स ओनली फॉर द रिजर्व कैटेगरी आ जाए। तो कभी आपने देखा होगा जब भी नोटिफिकेशन आता है तो अलग अलग क्लासेस में बताते हैं कि इतनी फॉर जनरल कैटेगरी, इतनी फॉर एससी, इतनी, और कई बार कहते हैं अरे इसमें तो रिजर्वेशन कैटेगरी बहुत ज्यादा है, जनरल कैटेगरी की केवल 5 और रिजर्व कैटेगरी की 15-20। वो इसीलिए है क्योंकि उनको बैकलॉग फिल करना है इस बार। जो द वैकेंसीज विच वर सपोज टू बी फिल्ड प्रीवियस ईयर्स एंड कुड नॉट बी फिल्ड, देयरफॉर दे आर बीइंग कंसिडर्ड टू बी फॉर द फिलिंग अप दिस ईयर इटसेल्फ। दे आर ट्राइंग दैट एटलीस्ट दिस शुड बी फिल्ड अप दिस ईयर, सो दैट जो बैलेंस है वो बना रहे। गॉट इट और नॉट? कम ऑन। अब आ जाइए 16(5) पर। क्या कहते हैं 16(5)? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस in connection with the affairs of any religious or denominational institution। ऐसे समझिए आप, एक तो ये और एक ये समझिए क्या है कि यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो 16(2) में जाओ आप। 16(2) पढ़ाया फिर आपको कि आप क्या नहीं करेंगे, पढ़ो जरा। रिलीजन के बेसिस पर नो वन शैल बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड। सही है। अब एक वैकेंसी आई और ऐसे मान लीजिए कोई वो मुस्लिम दरगाह है और वहां पे कौन अप्लाई कर रहे हैं? पंडित रामलाल कि जी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आई कैन अप्लाई, एंड मिस्टर स्टेट Article 12, you cannot declare me to be ineligible for this post just because I am Pandit.
वेरी गुड। वैष्णो देवी के जो बोर्ड है, मैनेजमेंट का जो बोर्ड है वहां पर कौन अप्लाई कर रहे हैं? सद्दाम हुसैन, मौलाना उमर। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब क्या होगा बताओ? हिंदूज के लिए जो बॉडी है उसमें कौन अप्लाई कर रहे हैं? मुस्लिम्स कर रहे हैं। मुस्लिम्स का जो रिलीजियस प्लेस है उसके मैनेजमेंट के लिए कौन अप्लाई कर रहे हैं? अदर रिलीजन वाले अप्लाई कर रहे हैं। एंड दे आर टेकिंग प्ली ऑफ द 16(2) कि देखो स्टेट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट इट, वी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड और वी कैन नॉट बी डिक्लेयर टू बी इनएलिजिबल फॉर सच पोस्ट। तो इन्हीं प्राणियों के लिए हमने बनाया, प्लीज गो टू 16(5). 16(5) there is something, an office which with the affairs of any religious or denominational institution, कोई धार्मिक या संप्रदाय से संबंधित कोई पद है, या एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, या इनका कोई गवर्निंग बॉडी का किसी मेंबर की नियुक्ति होनी हो। समझे आप? तो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए अपॉइंटमेंट होना हो, या उनकी गवर्निंग बॉडी जो होती है, जिसके जैसे बोर्ड हुआ आपका वैष्णो देवी के लिए श्राइन बोर्ड, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऐसे करके है, हाँ, तो उसकी गवर्निंग बॉडी के लिए मेंबर हो। तो अगर ऐसे अपॉइंटमेंट होने हैं तो उसके लिए स्टेट ये कह सकता है कि दे द इनकम्बेंट शैल बी ए वन। कौन होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति हो प्रोफेसिंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, जो उस किसी खास धर्म को मानने वाला हो, और बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, या किसी विशेष संप्रदाय को मानने वाला हो। यानी कि रिलीजियस क्वालिफिकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 16(5). अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो अंडर विच आर्टिकल रिलीजियस क्वालिफिकेशन कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 16(5). इट वॉज प्रोहिबिटेड वेयर? इट वॉज प्रोहिबिटेड 16(2), बट एज एन एक्सेप्शन। तो 16(2) में रिलीजियस के बेस पे मना किया, लेकिन 16(5) में कहा कि नहीं, फॉर सम पोस्ट यू कैन प्रोवाइड द रिलीजियस क्वालिफिकेशन, कि ओनली द पर्सन हु इज प्रोफेसिंग हिंदुइज्म और प्रोफेसिंग इस्लाम कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो 16(5) इज एन एक्सेप्शन टू 16(2). तो बोलो ये बात कंफ्यूज आ गए या नहीं गए? तो दिस इज 16(5). नाउ कम टू, एक आर्टिकल आपका ऐड हुआ है 16(6), उसी तर्ज पर इतने याद रखनी है। क्लॉज 6, 103 अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 14 जनवरी 2019, ये नोट कर लीजिए। और दिस क्लॉज वाज एडिड, वही बात है बस। रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, मैक्सिमम ऑफ 10%। तो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का रिजर्वेशन अब सरकारी नौकरियों में हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। अब जो जनरल कैटेगरी के भी जो लोग हैं, उनमें जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको भी रिजर्वेशन की बात कर दी गई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 16(6).